नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद यूट्यूब में। आज से हम लोग इस चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। इस पूरे लेक्चर में या आने वाले जो ये पॉलिटी के जो भी लेक्चर होंगे, इनमें हम लोग बहुत ही डिटेल में एम लक्ष्मीकांत बुक को और साथ ही साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स, मतलब इन दोनों का आपको एक निचोड़ मिलेगा। पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपके स्टेट पीसीएस के लिए या वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है ये रेडी किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना चालू किया, किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप थे, क्या करते रहे, कौन सा एक्ट लाए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो जब भी हम लोग देखिए, हमारा मेन मकसद है 1773 से जो भी रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको समझने के लिए। लेकिन जब अगर मैं आपको डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट समझा दूंगा तो यहाँ से आप जो है वो इसका बैकग्राउंड, मतलब इसके पहले की स्थिति क्या थी जो रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना पड़ेगा। तो उस महत्वपूर्ण घटनाओं में आपकी पहली घटना थी प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध क्या था, तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध समझने के लिए देखिए, ये आपको स्क्रीनशॉट के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैंने ये आपको उस प्लासी का युद्ध का एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसको समझने की बात करते हैं तो जो 23 मई थी, ठीक है, मई जून, देखिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो है अंग्रेज़, ज़्यादातर वैसे आप देखेंगे हिस्ट्री में तो ये नवंबर से जनवरी फरवरी तक ही ज़्यादातर कांड करते थे। ठंडा माहौल रहता था ना, इनकी हैबिट भी वैसी थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 इसमें प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है। अब प्लासी का युद्ध भी क्यों स्टार्ट हुआ ये समझते हैं। तो ये रहा बंगाल, मान लीजिए बंगाल में एक शासक थे या नवाब समझ सकते हैं आपके, उसके नवाब थे अलीवर्दी खां, ठीक है। अलीवर्दी खां क्या है, जब अलीवर्दी खां का देहांत हुआ, मतलब वो ख़त्म हो रहे थे, ठीक है, तो उनकी कोई पुत्र नहीं था, उनकी सिर्फ 3 पुत्रियां थीं, ठीक है, मतलब 3 उनकी लड़कियां थीं। तो उनकी जो सबसे छोटी लड़की थी, उनका एक पुत्र था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। अब इसको इन्होंने, सिराजुद्दौला को, अपना पूरा कार्यभार दे दिया या उसको शासक बना दिया। अब जो इनकी मौसी थी, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि उनका लड़का, इनकी मौसी थी वैसे घसीटी बेगम, ठीक है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि उनका लड़का जो है वो शासक बने, बंगाल का नवाब बने। उनका जो पुत्र था वो था शौकत जंग, ठीक है। ये सब इनके विरोध में हो गए। विरोध का मतलब इनडायरेक्टली विरोध करने लगे। इतना सारा पावर जो है सिराजुद्दौला को मिल गया, इससे इन लोगों को बड़ा, मतलब जानते हैं आप, फैमिली में या रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी एक आदमी बढ़ता है तो दूसरा उसको तुरंत पीछे से पैर पकड़ के खींचता है, ऐसे कैसे चला जाएगा, तो इस तरीके का चलता रहता है। ये तो फैमिली प्रॉब्लम है घर घर का, ठीक है। तो शौकत जंग जो है और घसीटी बेगम इनके विरोध में थे, मतलब षड्यंत्र करने लगे किसी तरीके से। और 1-2 और थे, जगत सेठ जैसे कुछ थे। आपको हिस्ट्री में ये पढ़ने को मिलेगा, आप थोड़ा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए, अभी हिस्ट्री का भी कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। अपना हिस्ट्री का कोर्स भी आएगा, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अभी शायद 5-6 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ही डिटेल वो भी रहेगा आपके लिए। तो कुछ और लोग थे, जगत सेठ जैसे लोग। और एक इसी के पहले हुई थी, एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना जिसको बोलते हैं।
ब्लैक होल की घटना में क्या किया गया था कि जो अंग्रेज वगैरह थे उनके कुछ साथियों को, मतलब सैनिकों को, सिराजुद्दौला ने क्या किया, बंधक बनाकर एक कमरे में रख दिया था। और उस कमरे में कुछ सांस वांस लेने के लिए था नहीं, एक छोटा सा खिड़की वगैरह था, जिसमें दम घुटने से काफ़ी अंग्रेज़ों का, मतलब अंग्रेज लोग ख़त्म हो गए थे, एक ही दो बचे थे। बहुत ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे वरना फिर रास्ते से भटक जाएंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति, तो अंग्रेज भी इनसे चिड़े हुए बैठे थे। और जो जगत सेठ, जो व्यापारी था, धनी व्यापारी, एक तरीके से किंग मेकर था, वो भी क्या कर रहा था कि उससे भी इन्होंने टैक्स वसूलना चालू कर दिए थे कि भाई अब तुम भी टैक्स दोगे, अभी तक तो सब मज़े काट लिए जितने कर लिए, अब उससे भी टैक्स लेना चालू कर दिए, तो वो भी परेशान। मतलब ये सब कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, इसको मालूम नहीं था। तो जब एक बार वैसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। तो जैसे देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को। तो एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की टुकड़ी खड़ी है, 50,000 सैनिक। दूसरी तरफ है क्लाइव। क्लाइव बहुत ही ज़्यादा माइंडेड पर्सन था। वैसे इसकी तो मैं जितनी बुराई करूँ उतनी कम है, लेकिन दिमाग तो इसके पास बहुत था। ठीक है, लॉर्ड वगैरह इसको मैं कभी नहीं कहूँगा, एक क्लाइव है तो क्लाइव ही रहेगा। इसके पास मात्र 3200 या 3000 प्लस की आप सेना मान सकते, इतनी सेना के साथ ये खड़ा हुआ था। अब एक तरफ बेचारा कि लुप लुप हो रही कि ऐसा ना हो कि ये अली वर्दी खां जो है वो, मतलब अली वर्दी खां का जो ये नाती है, जो भी है सिराजुद्दौला, ये हमारे ऊपर आक्रमण करके बिल्कुल चटनी बना दे। क्योंकि क्या है कि जो इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। मीर जाफ़र ये क्या था, अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। अंग्रेज़ों से इसने हेल्प मांगी थी कि हमारी मदद कीजिए कि हम शासक बन पाएँ बंगाल के, मतलब पूरा कंट्रोल इसके नवाब ये बन पाए। क्लाइव तैयार हुआ इसके लिए कि मीर जाफ़र हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, क्योंकि पहले से भी परेशान था कि उसके ब्लैक होल की घटना वगैरह हुई थी। तो मीर जाफ़र को इसने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या, एक तरीके से पूरा गठबंधन था, ये लूटने खटने का प्लान था पूरा। तो मीर जाफ़र तैयार, मतलब इनका क्लाइव की तरफ था। अब क्या अंतिम टाइम चल रहा है, अब युद्ध की स्थिति है और ये क्लाइव सोच रहा है ऐसा ना हो मीर जाफ़र अंतकाल में मतलब मुकर जाए और फिर यहाँ सर्विस हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये सब चल रहा था। तो उधर क्या हुआ कि क्लाइव की 3200 की जो सेना थी वो एक तरफ, और एक तरफ 50,000 सैनिकों के साथ अली वर्दी खां और उसका जो क्या बोलते सेनापति मीर जाफ़र था। और भी एक दो लोग थे इसके चाहते हैं, वो अभी बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उस समय एक दो ऐसे थोड़ा घंटे युद्ध चला थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा बरसात होने लगी। तो बरसात में क्या किया कि जो क्लाइव था उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और जितनी उसकी कैनन, तोप, गोला बारूद थे उसको ढकवा दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो बारिश से उसकी कोई भी चीज़ भीगी नहीं। वहीं अली वर्दी खां के जो, देखिए ये नाम यहाँ लिखा है, बार बार मेरे मुंह पे आ जा रहा है। तो जो ये सिराजुद्दौला था, इसने ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा अरे क्या है, इतना हमारे पास सैनिक है, इनको ऐसे ही मार लेंगे। तो बरसात में क्या हुआ कि इनके जितने भी गोला बारूद थे वो सारे के सारे भीग गए। अब जब बरसात बंद हुई, युद्ध का टाइम आया, तो सिराजुद्दौला की सेना ने आक्रमण करना चालू किया कि जाइए तो वो चला दीजिए। तो क्लाइव की तरफ जैसे ही तो वगैरह जाए तो या तो वहीं पे फुस हो जाए या तो कुछ दूर जाके वो फूटे ही नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अब सिराजुद्दौला सोच रहा है कि देखिए मेरे तोपों के साथ ये हुआ तो क्लाइव के साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन क्लाइव ने बुद्धिमानी लगाई थी और यहाँ पर इन सबको बचा के रखा था। अब जब इधर से क्लाइव ने चालू किया गोला बारूद करना, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये उड़ता हुआ आदमी जा रहा है, ये हाथ टूटा, इसका कटा हुआ पड़ा, तो मतलब काफ़ी धुआंधार। 2-3 घंटे में इनके 5000 सैनिक धराशायी हो गए। अब ये सब देख के जो है सिराजुद्दौला घबरा गया और उसकी सेना का भी मोरल डाउन हो गया कि अब करें तो क्या करें। तो उस स्थिति में मीर जाफ़र ने फ़ायदा उठाया। मीर जाफ़र ने बोला सिराजुद्दौला से कि आप ऐसा कीजिए कि स्थिति खराब हो गई है, आप युद्ध छोड़कर भाग जाइए और जो भी है यहाँ का युद्ध की कंडीशन वो हम लोग देख लेंगे, हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं। तो
सिराजुद्दौला ने विश्वास किया कि आखिर उसका सेनापति है, इतना तो मान लीजिए करेगा ही। तो मीर जो है सिराजुद्दौला वहाँ से भाग गया मुर्शिदाबाद और अपनी बीवी को लेकर कहीं जाकर किसी गांव में छुप गया। मीर जाफर तो चाहते ही था कि एक बार सिराजुद्दौला जाए और अपना काम हो जाए। तो एक क्लाइव से मिलके गठबंधन किया और जितने भी जो सैनिक सिराजुद्दौला की तरफ थे उसको भाई मीर जाफर ने बता दिया कि ये बंदा साथ दे रहा है, ये बंदा साथ दे रहा है, ये बंदा साथ दे रहा है, सबका इनकाउंटर करवा के तुरंत उसको किल करवा दिया। तो कुछ ये स्थिति चल रही थी। तो इस तरीके से और बाद में क्या किया कि मीर जाफर का ही पुत्र था, मीर जाफर के पुत्र ने क्या किया कि बाद में किसी गांव से उस ढूंढ के उस सिराजुद्दौला को भी मार दिया। तो एक तरफ बेचारा मैदान छोड़ के भागा भी मरा भी। इसका मतलब ये समझ रहे हैं आप, देखिए मैदान छोड़कर भागने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप देखिए अभी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अब एक टाइम ऐसा आएगा आप मोटिवेशन ऐसा डाउन हो जाएगा, आप सोचेंगे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, पेपर सब आउट हो रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैदान छोड़ रहे हैं एक तरीके से आप भी इस सिराजुद्दौला की तरह, और उसी का फ़ायदा उठाकर आपको कुछ जो संगत के लोग आपको बर्बाद कर देंगे, जैसे मीर जाफर होंगे आपके लिए वो। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। देखिए मैदान नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ आपको हासिल करे बिना जाना नहीं है यहाँ से, क्योंकि आप हार मान गए तो फिर ख़त्म है वहाँ से, फिर आपका कोई कुछ नहीं बचेगा। तो ये स्थिति चल रही है फिलहाल। तो मीर जाफर जो है नवाब बना, इसने बहुत सारा धन जो है क्लाइव वगैरह को दिया, मतलब कंपनी को दिया एक तरीके से, क्योंकि कंपनी ही राज्य कर रही थी, क्लाइव तो एक गवर्नर था सिर्फ उस कंपनी का। बहुत सारा उसको धन दिया और फिर ये पूरा कंपनी जो है इसको पूरा कंट्रोल करने लगी मीर जाफर को, कि मतलब पपेट बना के रखा एक तरीके से, बिल्कुल कठपुतली बना के रखा, जो बोलेगा वो करेगा, यहाँ का दीवानी अधिकार दे दो, वहाँ का ये दे दो, ये सब चल रहा था। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। उसके कुछ दिनों बाद जो है फिर दूसरा युद्ध हुआ। अब और भी कहानी खतरनाक है, और जो ये युद्ध है ये आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये युद्ध नहीं होता, ठीक है, या प्लासी का युद्ध और ये बक्सर का युद्ध, अगर ये दो युद्ध नहीं होते तो आप ऐसा समझ लीजिए हो सकता है कि हम लोग जो है गुलाम ही नहीं होते अंग्रेजों के। मतलब इतनी बड़ी घटना है ये, एक छोटी सी घटना ने एक ऐसा समझ लीजिए कि लॉक खोल दिया था, जिस लॉक से सारे के सारे इंडियन, सारे के सारे भारतीय उस चंगुल में फंसने वाले थे। मतलब पूरा का पूरा जो है बर्बाद होने वाला था सिस्टम सब कुछ, और इनकी परिस्थिति ऐसी मतलब अच्छी बन गई थी कि अंग्रेज बढ़िया सा गेम में ढालने वाले थे। तो देखिए मीर जाफर जब शासक बना था तो उसको ये लोग अंग्रेज लोग बहुत परेशान करते थे, ये वो ये, तो उसने बगावत करने की कोशिश करी। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम को जो है उस समय गवर्नर वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया था, ठीक है। बंगाल का नवाब समझ लीजिए, आपका शासक समझ लीजिए, जो भी समझना है आप समझ लीजिए। मतलब बंगाल पे उस समय शासन कर रहा था मीर कासिम, लेकिन मीर जाफर बना था प्लासी के युद्ध में, लेकिन मीर जाफर ने मतलब थोड़ा बहुत विद्रोह किया तो उसको बाद में हटा दिया गया, क्योंकि अब पपेट था, हटा दिया, क्या करेंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया कि मीर कासिम भी उसी चक्कर में लगा हुआ था। मीर कासिम था तो मीर कासिम को भी इन्होंने परेशान करना चालू किया। मीर कासिम सोचा कि यार ऐसे कब तक चलेगा, तो ये क्या गया कि मीर कासिम गया उनके पास, नवाब सिराजुद्दौला जो थी अवध के नवाब थे। देखिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, और मुगल शहंशाह शाह आलमगीर थे उस समय। मुगल शहंशाह शाह आलमगीर, अब मुगल शहंशाह शाह आलमगीर अवध, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 1717 जो था उस समय फर्रुख सियार का शासन आया था। फर्रुख सियार से इन्होंने पूरे अधिकार ले लिए थे टैक्स फ्री व्यापार करने के। और वहीं 1739 में 1739 में जो नादिर शाह आया था उसने दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद क्या हुआ कि ये सब इधर उधर चोरों की तरीके भाग रहे थे। तो ये सब स्थिति कंडीशन चल रही थी। तो मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलमगीर ने, इन तीनों ने मिलकर जो है वो सोचा कि हम तीनों मिलकर अंग्रेजों को हराएंगे। बड़ी सी सेना इकट्ठा की, पूरा पावर लगाया, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इतना खतरनाक युद्ध समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने इनके तीनों की संयुक्त सेना के छक्के छुड़ा के रख दिए थे, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इनकी सेनाओं को।
बुरी तरीके से पराजित किया मीर कासिम और उसकी सेना को, और जो भी तीनों लोगों का कंबाइंड था इन सबको। उसके बाद भैया देखिए, क्लाइव जो था उस समय गवर्नर नहीं था। क्लाइव को क्या है कि एक टाइम पे इसने मतलब इतना ज़्यादा, जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद इतना ज़्यादा पैसा कमाया, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया कि इसको वापस भेज दिया गया था कि भाई जाओ, ब्रिटेन यहाँ नहीं रहोगे तुम बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो भ्रष्टाचार के आरोप में उसको भेज दिया गया था वापस क्लाइव। ये एकदम वहीं पे बैठे आराम से, मान लीजिए कि ग्रीन टी पी रहा था, तभी अचानक कॉल आया कि हाँ साहब क्या हो रहा है, तो चाय पी रहे हैं। तो उन्होंने बोला चाय ना पीजिए, आपको भारत में बुलाया गया तत्काल, ऐसा कंपनी ने ऐसे भेजा। तो कैसा क्या हो गया, तो पहुँचे जब, तो क्या है कि जब ये युद्ध खत्म हो चुका था, तो उस समय बक्सर का युद्ध मान लीजिए खत्म हुआ, तो अब युद्ध खत्म हुआ तो ये अंग्रेज कुछ ना कुछ तो संधि करेंगे, कुछ ना कुछ तो अपना करेंगे ये अपने फायदे के लिए। तो उस कंडीशन में क्या किया, अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि करी। ठीक है, देखिए बंगाल की तरफ से जो था वो मीर कासिम था, अवध की तरफ से था शुजा उद दौला, पहले शासक था बंगाल का सिराजुद्दौला, ये अवध का नवाब है शुजा उद दौला। दोनों में अंतर है, इतना आप याद रखिए, ये सूझा हुआ है अवध का है, और वो जो बंगाल का था वो आपका था सिराजुद्दौला। ठीक है, ओके। तो इनकी सेना जब हार गई तो क्लाइव जब तक आया था उस समय मीर जो ये जाफर वगैरह, तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो चुका था, मीर कासिम का तो हाल बाद में ख़राब हो चुके थे। तो देखिए अब मीर कासिम तो हार चुका है। अब मीर कासिम अंग्रेज के एक बहुत ही, बिल्कुल ये समझिए, ये क्या करते थे, बहुत मस्त दिमाग लगाते थे। दिमाग ये लगाते थे कि सबसे पहले शुरुआत में ना, ये जो इंडियन पब्लिक है इसके सामने डायरेक्ट ये नहीं जाते थे, डायरेक्ट नहीं पहुंचते थे। ये डायरेक्ट ना पहुंचने के लिए ये आगे फ्रंट में किसी न किसी इंडियन बादशाह को ही या नवाब को रखते थे, और उसके पीछे से राज करते थे। हाँ, नवाब को तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल में रखते थे, और ये पूरी तरीके से कंट्रोल में रख के इस पर राज किया करते थे। तो यहाँ पर राज किया करते थे। तो उसके बाद समझिए कि मीर जाफर, जो मीर कासिम तो हार चुका है, तो जो मीर जाफर था, उसकी मृत्यु हो गई थी जब तक ये 1765 आया था, तो उसका एक लड़का था नजीम उद दौला। तो नजीम उद दौला को अब फिर नवाब बना दिया कि भाई मीर कासिम तो बेकार निकला, इसने जो है बगावत कर दी अंग्रेजों के साथ, तो किसको बनाया जाए, तो मीर जाफर का पुत्र नजीम उद दौला को नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए क्लाइव को बुलाया ही इसलिए गया था ताकि इनके साथ संधि हो सके, क्योंकि सबसे माइंडेड जो था गवर्नर, ये इसी टाइम पे यही माना जाता था। तो अब बुलाया गया इसको कि अब क्या हो। तो इसके बाद इसने क्लाइव ने आकर इलाहाबाद की संधि करी थी, या इलाहाबाद की संधि करी थी। इलाहाबाद फिलहाल तो प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद की संधि करी थी 1765 के में ही संधि हुई थी। 1764 में युद्ध हुआ था अक्टूबर में, और तब तक ये अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था। सभी जो गठबंधन की सरकार बनाए थे इनको सबको हटा दिया था। अब देखिए, अब इलाहाबाद की संधि हुई तो उसमें हुआ क्या गेम, अब यहाँ से समझते हैं इलाहाबाद की संधि। तो अगस्त जो था, अगस्त 1965 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि फेस 3 फेस हैं भाई। युद्ध की में अंग्रेजों के खिलाफ जो 3 लोग थे, 3 लोग में अगर बात करते, ये देखिए, ये मान लीजिए 3 लोग हैं, ये है मुच्छड़ जी है, ऐसे समझ लीजिए। ये हो गए आपके अवध के नवाब, अवध के नवाब होगा शुजाउद्दौला। ये मान लीजिए डरे में, ठीक है, शाह आलम द्वितीय हो गए जो कि मुगल बादशाह थे, और ये बेचारा मीर कासिम हो गया। ठीक है, मीर कासिम को तो हाल बेकार हो गए, क्योंकि ये इसकी जगह तो मान लीजिए कि वहाँ पे दूसरे को रख दिया गया था, मिर्ज़ा जाफर के पुत्र को रख दिया गया था। इन दोनों से संधि हुई। तो संधि में देखिए, नवाब से क्या संधि हुई, अवध के नवाब से संधि हुई कि जो अवध के नवाब का इलाहाबाद वाला पार्ट था, इलाहाबाद वाला पार्ट था, और उनका एक कारा जगह के नाम था, कारा वाला जगह थी, ये जगह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय मतलब वहाँ पर इसका थोड़ा सा देखिए फ़ायदा हुआ, किसका, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है इसका, मुगल बादशाह का, शाह आलम द्वितीय का। अभी देखते जाइए अभी क्या घुमाया इन लोगों को ऐसा कि ये समझ ही नहीं पाए कि हो क्या गया, गेम क्या हो गया इनके साथ।
तो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कारा ये दो जगह इसके अंडर में दे दिया कि जाओ यहाँ पर तुम अपना शासन करो और मज़े करो, शाह आलम द्वितीय को। और दूसरी चीज़, और जो भी युद्ध में क्षति हुई है उसके तौर पर 50 लाख रुपए जो हैं वो नवाब जो है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, वो अंग्रेज़ों को देगा कि भाई तुम लोगों ने नवाब जो है युद्ध किया है, इसमें हमारा बहुत लॉस हुआ है, तो तुम 50 लाख रुपए इसके रिटर्न में मुझे दोगे, जो भी लॉस कवर करने के लिए। और भी चीज़ें हुई थी लेकिन मेन चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ और मतलब इतना तो देखिए, इतना कुछ कर दिया। और दूसरी चीज़ क्या की कि अगर कभी युद्ध होता है तो इस चीज़ पे संधि करी कि अगर कभी युद्ध होता है जो अवध की सेना है वो अंग्रेज़ों का साथ देगी, इसके बदले में अगर अवध की जो भी सीमा है, अवध की सीमा मतलब अवध के जो भी एरिया है उसके सीमा में अगर कभी हस्तक्षेप होता तो अंग्रेज़ थोड़ा हेल्प करेंगे। वैसे ये हेल्प कभी किसी की नहीं करते थे, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। तो ये नवाब के साथ ये संधि हुई कि 50 लाख रुपए जो है वो एक तो अंग्रेज़ों ने डिमांड करी कि जो भी हमारा युद्ध में क्षति हुई उसके लिए 50 लाख रुपए दो, और इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र है वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए। ठीक, तीसरी चीज़ एक और था इनका जो भी साथ देने वाले थे, बनारस के जमींदार थे बलवंत सिंह, उनको जागीर का अधिकार भी दिला दिया गया था। अब दूसरी संधि होती है यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के साथ। अब शाह आलम द्वितीय को उन्होंने देखिए इलाहाबाद और कारा दो जगह तो दिलाई, अब जब इनके साथ संधि कर रहे हैं तो इसमें देखिए क्या है, एक तो इसको पूरी तरीके से शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया, मतलब फुल कंट्रोल में करके रखा है। दोबारा इससे क्या बोला कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके दीवानी अधिकार ले लिए। मतलब अब देखिए बादशाह था, अभी भी मुगल बादशाह मतलब पूरे जो भी इंडिया में जहाँ जहाँ मुगल शासन था, जो भी बंगाल वगैरह था ये मुगल शासन के अंडर ही आता था। हालांकि यहाँ के जो नवाब वगैरह थे वो मुक्त रूप से मतलब वर्ग करते थे, लेकिन आते मुगल बादशाह के अंडर में ही थे। तो मुगल बादशाह जिसको बोलते हैं यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स कलेक्शन वाले अधिकार यहाँ पे प्राप्त कर लिए थे कि 3 जगह से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। उस समय देखिए सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह यहीं होता था और खेती में ज़बरदस्त प्रोडक्शन होता था यहाँ से, तो इसके लिए दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। और दूसरी चीज़ इसके लिए क्या किया कि 26 लाख रुपए, अब जैसे दीवानी अधिकार, अब देखिए शाह आलम द्वितीय ने कुछ तो दिया है अंग्रेजों को, तो उसका बदले भी कुछ देंगे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जैसे दीवानी अधिकार प्राप्त किए तो बोला कि चलिए इसके बदले में आपको 26 लाख रुपए जो है वो वार्षिक रूप से भुगतान करेंगे। वहाँ से आखिर हम लोग टैक्स जो है वसूल रहे हैं, तो इसके बदले में आपको 26 लाख रुपए ईयरली आपको पे करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ सब कुछ बढ़िया चल रही थी। अब दूसरी चीज़, जब ये अधिकार प्राप्त कर लिए और उसी समय फौजदारी अधिकार भी अपने अंडर में ले लिए। फौजदारी अधिकार का मतलब है अब बंगाल, बिहार में टैक्स कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी, न्याय वाली प्रॉब्लम होगी, कभी पुलिस का मैटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रशासनिक अधिकार। तो प्रशासनिक अधिकार भी इन्होंने अपने अंडर में लिए, निजामत जिसको बोलते हैं। तो प्रशासनिक अधिकार अपने अंडर में लिए हैं, तो अब बोलते हैं कि देखिए हम आपके यहाँ का, इसे बोलते हैं शाह आलम द्वितीय से ज़बरदस्ती का गेम है ये, समझिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हम आपका निजामत फंक्शन कर रहे हैं, मतलब प्रशासनिक वर्ग कर रहे हैं। तो इतना सब कार्य को करने के लिए कोर्ट कचहरी सब चला रहे हैं, पुलिस सब चला रहे हैं, तो भाई पैसा खर्चा हो रहा है। तो बोला कि आप ऐसा करो 53 लाख रुपए जो है वो हमको दिया करो वार्षिक। देखिए गेम देखिए कैसे बैठा है। 26 लाख रुपए बादशाह को दिए कि भाई तुमने दीवानी अधिकार दिया है, इसके बदले आपको 26 लाख रुपए दे रहे हैं, और बदले में उसने 53 लाख रुपए वसूल लिए। देख रहे हो, डबल से ज़्यादा वसूल कर लिया कि भाई अब हम तुम्हारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यहाँ पर सब प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। अब भाई तुमसे किसने बोला था देखने के लिए, तुम तो ज़बरदस्ती देख रहा हो, पर्दे में उसे 53 लाख का गेम बैठा ले। देखिए कितना तिकड़म के साथ क्लाइव ने इनके साथ संधि की है कि ये खुद सोचते रहे, महीने भर तो सदमे में रहे कि हो क्या गया आखिर, ये मैं समझ ही नहीं पाया। तो भाई गेम तो हो चुका है। तो इस घटना से इलाहाबाद, ये पूरी संधि होती है, यहाँ से गेम खत्म होता है इलाहाबाद का। अब देखिए इतना कुछ जब चल रहा है तो पूरा का पूरा जो है इसके बाद कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अनाफत प्रॉफिट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी के जो लोग थे उनको प्रॉफिट हुआ, कंपनी के जो अधिकारी थे उनको प्रॉफिट हुआ। उन्होंने खूब
धन कमाया, खूब प्राइवेट व्यापार किए। बक्सर के युद्ध के बाद देखिए इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया, सब प्राइवेट वर्क करने में, प्राइवेट व्यापार करने में मगन हो गए, जिससे क्या हुआ कि प्राइवेट व्यापार करने में मगन होगा तो कोई कंपनी के व्यापार पे, मतलब कंपनी के कामों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। कंपनी का फायदा हो नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, उनको क्या चल रहा है कि भाई खुद का क्या चल रहा है, खुद का छोटा छोटा जितने अधिकारी थे सब अपना अपना उसमें लगे हुए हैं। जिससे क्या हुआ कि कंपनी पर देखिए इतना सब गेम बैठालते बैठालते ये 1772 तक जो है यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, जो है दूसरी गवर्नमेंट के यहाँ दूसरा गवर्नर आ गया था क्लाइव की जगह। अब यहाँ पर दूसरा गवर्नर आ गया था, हेस्टिंग आ गया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो दूसरा गवर्नर यहाँ पर आ चुका था, वॉरेन हेस्टिंग, इस समय तक 1772 तक। तो अब जब ये गवर्नर आया हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग इनका नाम था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर बन के आए। इन्होंने देखा कि भाई चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, कंपनी तो लॉस पे चल रही। इस समय कंपनी पर 1.4 मिलियन पाउंड का कर्ज हो चुका था, ठीक है। इतने मिलियन पाउंड का कर्ज हो गया। अब कंपनी को अगर रन करना है तो पैसा तो चाहिए, तो कंपनी को रन करना है तो पैसा चाहिए। पैसा इन्होंने डिमांड किया ब्रिटेन गवर्नमेंट से बोला कि देखिए हम बहुत गरीब हो गए हैं, हमारी कंपनी को चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है, सब कंपनी लॉस में जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रशासन सेना कैसे चलाई जाए। तो कंपनी ने बोला देखो भाई, एक हाथ देने का और एक हाथ लेने का। तो उन्होंने बोला मतलब कुछ नहीं भाई, पैसा वैसा तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरा पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो देखेंगे ना। ये भी तो देखेंगे का मतलब कंपनी अब रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट अपने तरीके से इसको वर्क कराएगी, रेगुलेट करेगी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गेम समझिए, अभी तक क्या है, कंपनी जो है वो भारत पे कंट्रोल कर रही। अब यहाँ से दिमाग में चल रहा है पूरा ब्रिटेन सरकार का कि कैसे इंडिया को पूरा कैप्चर में किया जाए और यहाँ से प्रॉफिट बनाया जाए अच्छा खासा। तो उस समय आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और हमारी जो पॉलिटी स्टार्ट हुई है, इसका मेन फोकस जो आज था, अभी तक पूरा बैकग्राउंड समझा क्यों ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये समझने के लिए पूरा बैकग्राउंड अभी तक देखा है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हमने देख लिए हैं, युद्ध देख लिए, एक प्लासी का युद्ध हो गया, एक बक्सर का युद्ध हो गया। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, ये अलग है, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बाकी मैं अपने शब्दों में भी आपको दूसरे कुछ और भी सारी चीज़ें इसमें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली बार ये फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया। फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया क्योंकि पहली बार कंपनी लॉस में गई थी भ्रष्टाचार की वजह से। तो अब कंपनी लॉस में गई है तो आराम से रेगुलेट किया जाएगा इस कंपनी को। तो सबसे पहली बात कि ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 का था। इस समय प्रधानमंत्री जो थे उसके ब्रिटेन के, वो थे आपके लॉर्ड नॉर्थ करके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नॉर्थ, देखिए नाम भी कैसा रखा है गंदा सा, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इस चार्टर एक्ट में बोला गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बोला गया कि हर 20 साल बाद अब इस तरीके के अपडेटेड रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे, मतलब कोई ना कोई एक्ट लाएंगे हर 20 वर्ष में, ठीक है। 20 वर्ष या 20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट कोई ना कोई आएगा, इसको कंपनी को रेगुलेट करेगा, इसको अपने हस्तक्षेप में, मतलब इसमें हस्तक्षेप करेगा इसके कार्यों पे कि ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और इस तरीके का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। कि देखिए
72 में ये आई था और इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो वॉरेन हेस्टिंग को पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाता है। वही अगर दूसरी बात करते हैं तो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप है ये सेंट्रलाइजेशन का, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण का ये पहला कदम था। यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है पूरा। अब केंद्रीकरण की शुरुआत कैसे होती है, देखिए इनके मेन बेस पॉइंट जो थे मद्रास थे, बम्बई थे, बंगाल थे। अब बंगाल को मेन पावर मिली है, तो जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन वर्क करेंगे, मतलब उसके अंडर में वर्क करेंगे। जैसा वो बंगाल का गवर्नर बोलेगा उस तरीके से ये वर्क करेंगे, ठीक है। अब तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, ठीक है, न्यायाधीश, वो आपके एलिजा एम्फे थे, ठीक है, एलिजा एम्फे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एलिजा एम्फे करके, एम्फे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि 1773 में जो कलकत्ता में, देखिए हुआ कहाँ था, बना कहाँ था, कलकत्ता में। क्या बना था, उच्चतम न्यायालय। कब बना, 1774 में। 1774 में बना, उच्चतम न्यायालय बना, कलकत्ता में बना। पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे सर एलिजा एम्फे थे, एलिजा एम्फे बने। और साथ में इनके साथ में और भी 4 लोग थे, मतलब तो कुल मिलाकर 4 जज और थे। तो इतने लोगों की पूरी टीम थी, ठीक है, इतना समझ चुके। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें कंपनी के जो कर्मचारी थे, अब देखिए कंपनी लॉस में क्यों गई थी, क्योंकि ये लोग मतलब प्राइवेट व्यापार वो कर रहे थे, बिजनेस में लगे हुए थे सभी अधिकारी। तो इस एक्ट में सबसे पहले बोला गया कि निजी व्यापार जो भी है उनके अधिकारियों का, उनके कर्मचारियों का, वो यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अब व्यापार बंद करेंगे और कोई भी अधिकारी वगैरह भारतीयों से कोई भी उपहार व रिश्वत नहीं लेगा। देखिए अपने यहाँ अभी भी भ्रष्टाचार है, और अंग्रेजों ने कब 1773 में ही बोला था कि रिश्वत वगैरह बंद करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा एडवांस उनका थिंकिंग था। वैसे थे तो चोर ही, एडवांस थे तो क्या हुआ। उसके बाद देखिए इतना समझ में आया कि यहाँ से निजी व्यापार बंद कर दिया गया और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी बंद कर दिया गया। और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, मतलब कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है ये सब चेक करेगी और बताएगी जाके किसको, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, कि कंपनी इस तरीके से वर्क कर रही है, आपसे पैसा भी लिया और इस तरीके से वर्क करे। कुल मिला के ये एक तरीके से ये कंपनी जो थे गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उनको ये पूरी सूचना पहुंचाते थे कि हाँ भाई इंडिया में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये सब ऐसे हैं। तो कंपनी पर नियंत्रण यहाँ पर सशक्त करने के लिए एक तरीके से हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। जो भी मामलों की जानकारी थी ये सब ब्रिटेन को बताते थे जाके, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, कि अब कंपनी ऐसा कर रही, कंपनी वैसा कर रही है, इस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखिए जितना अभी मैंने आपको बताया उसका 2 मिनट का एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय पीएम जो थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे ब्रिटेन के। और अगर बात करें तो इसी समय मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। और ये पहला स्टेप था जहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण मतलब एक जगह पर पूरी पावर सिमट के जा रही है, और वो जगह थी बंगाल, यहाँ पर पूरी पावर जा रही है। मद्रास, बम्बई और के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए, ठीक है। दूसरी चीज़
कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे थे। 4 इनके साथ और जज बनाए गए थे, एक ये काम हुआ। मतलब इनको मिला के 4 जज थे, ओवरऑल 4 जज थे, 3 और मतलब अलग से थे, एक ही है, तो टोटल 4 जज थे। और जो भी कंपनी के वर्कर्स जो थे, जो इनके अधिकारी वगैरह थे, कर्मचारी थे, ये निजी व्यापार करते थे, इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी। भारतीयों से कोई भी उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते हैं, इस पे रोक लगा दी गई थी। और ठीक है, इतना समझ गए। और देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना भी इसी में करी गई थी, जो कंपनी की मतलब रेगुलेट गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी को पूरी तरीके से गवर्न कर रही थी, चला रही थी। सैनिक मामले, राजस्व मामले, जो भी मामले थे वो सब ब्रिटेन सरकार को यहाँ से जानकारी दे दी गई थी। तो इतना कुछ यहाँ पर आप इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें क्या कमियाँ हुई, क्या क्या और इसमें परेशानी हुई, ये सब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे, और अगर कुछ सुझाव वगैरह हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो गवर्नर था यहाँ पर, बंगाल का गवर्नर, इसको असिस्ट करने के लिए, असिस्ट का मतलब इसकी हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ 4 भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ 4। असिस्ट करने के लिए एक, ठीक है, एक काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ 4, ठीक है, काउंसिल ऑफ 4 बोलते हैं, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल को यहाँ पर असिस्ट या हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक यहीं रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपका कोई सुझाव है या कोई भी आप इसमें चेंजमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट में बोल सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।